तो ये जो एल्वलाई है बेसिकली यही हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स के अंदर, यही बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस है जो हमारे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है जो ब्लू है वो क्या शो करती है कि वो ब्लड कैपिलरीज है जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज हुई हुई है जो हम एक्सेल आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैपिलरीज जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैपिलरीज विद रेड शोज ऑक्सीजन इन ब्लड, और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है ज़्यादा उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया डिफ्यूजन का, तो डिफ्यूजन होप्स हो कि आपको डिफ्यूजन वर्ड समझ में आया होगा। डिफ्यूजन क्या है, पीछे आपने 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा है चैप्टर 3 में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है और जहाँ पर कम है, तो क्या होता है कि जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उस जगह पर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर टू लोअर, ये क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। तो हमारी जो गैसेस हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी हायर टू लोअर यानी कि वो भी हमारी एल्वलाई से हमारे ब्लड में डिफ्यूज होती हैं और फिर ब्लड से हमारी एल्वलाई में जाती है और इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बात लिखी है, वी इनहेल। अब जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं ना, तो हमें ये बात पता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन और फिर आर्गन अदर गैसेस मौजूद होती है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, नाइट्रोजन की और फिर ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारे लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हमारे लिए जो नेसेसरी है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा कंसर्न इनके साथ है, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन को फिलहाल टच नहीं करेंगे। जब हम इनहेलिंग करते हैं, गैसेस को इनहेल करते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि हमें पता है कि भाई जो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन है 21%, हमने जब इनहेल की तो वो हमारी बॉडी के अंदर आई, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके जरिए कितनी आई, मिक्सचर ऑफ गैसेस के जरिए 0.03% जितनी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अब जब हम एक्सहेलिंग करते हैं, हम जब हमारी ऑक्सीजन हमने इनहेल की, और हम ये बात ही मैंने आपको बताई थी कि जब हम इनहेलिंग करते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेलिंग करते हैं तब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस को एक्सहेल आउट करते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो अननेसेसरी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी बाहर आती हैं। ठीक है, अब उनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इसी तरह से इनहेलिंग करते हुए ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, तो देखिए जब हम इनहेलिंग करते हैं तो क्या होता है, 21% ऑक्सीजन यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर में मौजूद है वही हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड में उतनी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। लेकिन जब हम एक्सहेलिंग करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बात बताई कि हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि हमारी एयर हमारे नॉस्ट्रल से होती हुई, हमारे फेरिंक्स से होती हुई, लैरिंक्स से होती हुई कहाँ जाती है, वाइन पाइप के अंदर, और फिर वहाँ से ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से होती हुई हमारे एल्वोलाई में जाती है। तो हमारे एल्वोलाई वो सरफेस है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है विद हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज के जरिए हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज होती है, यानी हमारे ब्लड सेल्स में जाती है, और फिर वहाँ होता है हमारे सेल्स के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि रिस्पायरेशन किसकी मौजूदगी में होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। तो जो ऑक्सीजन हम लोगों ने इनहेल की हमारी बॉडी के अंदर आई और ब्लड कैपिलरीज के जरिए हमारे ब्लड सेल्स तक पहुंची, एल्वोलाई ने उनको ब्लड कैपिलरीज के जरिए हमारे ब्लड सेल्स तक पहुंचाया, तो क्या होगा कि हमारे ब्लड सेल्स में उसकी वजह से क्या होगा, हमारे फूड की ऑक्सीडेशन, जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा कि हमारी जो फूड की ऑक्सीडेशन हुई तो हमारे पास क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, वाटर वेपर्स रिलीज होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब जब हम एक्सहेलिंग करेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रेशो वो नहीं होगा जो हमने इनहेल किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रेशो बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का वो रेशो नहीं होगा जो हमने इनहेल किया था, ऑक्सीजन का रेशो कम हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी गैस हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहती, हमारी बॉडी में कुछ गैस यानी ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसी का रेशो बताया है कि जब हम एक्सहेलिंग करते हैं ना, तो एक्सहेलिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर आती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन सेल्स, तो साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बाहर आती है 16%, 21% में से 16% ऑक्सीजन एक्सहेलिंग में वापस हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा यहाँ तक पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर पैसेज वे। एयर थी हमारी, जो गैसेस थी वो हमारी नोस्ट्रल से होती हुई, हमारे फेरिंक्स से होती हुई, लैरिंक्स से होती हुई हमारे ट्रेकिया में गई, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से एल्वोलायर डक्ट्स में, और एल्वोलायर डक्ट से एल्वोलाई में, और फिर एल्वोलाई क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिन्होंने एल्वोलाई को सराउंड किया होता है, उनके जरिए हमारी जो गैसेस होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं वो हमारे ब्लड में यानी हमारे ब्लड सेल्स में डिफ्यूज होती हैं, और वहाँ पर सेल्स में क्या होता है, हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन के नतीजे में हमें ये बात अच्छे से पता है कि रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है, इसी प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहा
कहा जाता है। तो रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो दोबारा हमारे, क्योंकि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, हमारे ब्लड सेल्स के जरिए दोबारा वो हमारी जो गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो कहाँ जाती हैं, हमारे ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज होती हैं हमारे एल्वोलाई के अंदर। और जो ब्लू लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो ब्लड है, वो ब्लड कैपिलरीज है जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो एल्वोलाई के जरिए, हमारे ब्लड कैपिलरीज के जरिए हमारी वो गैसेज हमारे एल्वोलाई में जाती है और उसी रास्ते से, जिस रास्ते से हमारी ऑक्सीजन आई थी, उसी रास्ते से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बॉडी से एक्सहेल आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, एयर पैसेज वेज है। यहाँ पर मैंने आपको बार बार ब्लड कैपिलरीज की बात की। तो कैपिलरीज के जरिए हमारी गैस का डिफ्यूजन, इस गैसेस का डिफ्यूजन इसलिए होता है कि ये सारी सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, सिंगल लेयर्ड सेल्स हैं, तो सिंगल लेयर होने की वजह से इजीली गैसेज यहाँ से वहाँ पास आउट हो जाती हैं। तो इजीली गैसेज यहाँ से वहाँ पास आउट है, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से गैस मूव करेगी लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर में, यानी डिफ्यूजन ऑफ गैसेज का गैसेज चलता रहेगा बिटवीन लंग्स एंड बिटवीन ब्लड। तो फिर उसके बाद जिस रास्ते से आपकी, जिस ट्रैक से गुजरती हुई आपकी एयर इनहेल हुई थी, उसी ट्रैक से आपकी एयर वापस एक्सहेल आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पूरा एयर पैसेज वे। अब हम आते हैं अपने मेन ऑर्गन की तरफ, जो कि क्या है, लंग्स। लंग्स क्या है, जिस तरह से आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है। जिस तरह से मैंने पीछे भी आपको बताया कि एल्वोलाई क्या होते हैं, कि एल्वोलाई की वजह से ही आपके लंग्स बन रहे होते हैं। ऑल एल्वोलाई फॉर्म लंग्स, तमाम एल्वोलाई मिलकर क्या बनाते हैं, आपके लंग्स बनाते हैं। पेयर ऑफ लंग्स इन थोरासिक रीजन। अब ये भी कहाँ हो, आपके लंग्स भी कहाँ है, आपके थोरासिक रीजन में। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें अपने बुक में गौर से, तो हमारा पूरा जो लंग्स का रीजन है ना, ये सराउंड हुआ हुआ है इस एक केज लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको आप पसलियों के नाम से जानते हो। ठीक है, जिन्हें आप आम जबान में रिब्स कहते हो, पसलियाँ कहते हो। ठीक है, तो ये क्या है, रिब केज कहलाता है, यानी रिब्स यानी पसलियाँ, केज मतलब पिंजरा। एक ऐसा पिंजरा जो रिब्स से बना हुआ है, यानी पसलियों से, यानी हड्डियों से बना हुआ है। ठीक है, मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब यहाँ पर जो पसलियाँ, जिसको हम पसलियाँ कहते हैं ना, 12 पेयर्स की पसलियाँ हैं, यानी 12 जोड़े हैं इन पसलियों के, जो आपके इस पूरे केज को बनाती हैं। पसलियों का पूरा जो रीजन है ना, ये क्या कहलाता है, रिब केज कहलाता है या बोनी केज कहलाता है। इसका मतलब वही है, यानी हड्डियों से ये पिंजरा पूरा बना हुआ है। और इसमें कितनी हड्डियां हैं, इसमें 12 पेयर्स हैं हड्डियों के, 12 पेयर ऑफ रिब्स से ये पूरा केज बनता है। अब ये केज क्यों है, अल्लाह ताला ने इसको क्यों बनाया है, तो अल्लाह ताला ने इसको इसलिए बनाया है कि इनसाइड द रिब केज जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट भी इसी साइड पर, हार्ट भी हमारा इधर ही अंदर ही होता है, हमारे लंग्स के हमारे लंग्स का रीजन है, देन हार्ट का रीजन है। तो हमारा जो ये जो रिब केज है ना, बेसिकली हमारे हार्ट और हमारे लंग्स दोनों बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो रिब केज बनाई है, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि अगर कभी हिट हमें, तो हम कभी भी हमारे जो है, हमारे डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स डैमेज ना हो, और हमारे ऑर्गन्स को प्रिवेंट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने ये पिंजरा बनाया हुआ है, जो बोनी केज कहलाता है। ठीक है, और ये कितनी रिब्स से मिलकर बनता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर बनता है, और ये क्या कहलाता है, बोनी केज कहलाता है। और इसके दरमियान क्या होते हैं, इस बोनी केज के दरमियान भी एक खास किस्म के मसल्स होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। और जैसे पीछे आपको बताया था कि मसल्स का क्या, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कार्टिलेज होती हैं, जो कहाँ मौजूद होती है, हमारे ट्रेकिया के ऊपर, तो वो क्या काम करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, लचक प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट में, ताकि एयर के ऊपर नीचे जो मूवमेंट है वो आसान हो, और उस चीज़ में वो चीज़ कोलैप्स ना करे, वो चीज़ हार्ड होकर टूटे ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमारी रिब्स के दरमियान इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, तो ये भी क्या काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी रिब्स को, जिससे वो अकड़ती नहीं है, वो कोलैप्स नहीं होती है। ठीक है, हमारी इजीली हमारी रेस्पिरेशन का पूरा जो फिनोमिना है, हमारी गैसेस का एक्सचेंज का ऊपर नीचे आने जाने का, वो इजीली हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स के बिल्कुल यहाँ ये नीचे वाले रीजन में एक टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, गुंबद नुमा एक स्ट्रक्चर है। ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, मसल्स से बना हुआ है, हार्ड मसल्स से एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो डायाफ्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, डायाफ्राम। बिलो द लंग्स अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे एक थिक मस्कुलर, एक मोटा मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, टॉम्ब लाइक, जो क्या कहलाता है, डायाफ्राम कहलाता है। लेफ्ट लंग। अब इसके बाद जो हमारा जो डायाफ्राम है, जब हम एयर को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो हमारे डायफ्राम और हमारा पूरा जो ये रीजन है, ये अप डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेशन अप डाउन होती है, एयर ब्रीथ करने के दौरान भी और हमारे ब्रीथ आउट करने के दरमियान भी। वो खैर हम प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हम यहीं तक लिमिटेड रहेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है बनिस्बत हमारे राइट वाले लंग्स के। क्यों, हमारा जो लेफ्ट वाला लंग होता है, उसमें तकरीबन, उसमें वो छोटा होता है, और उसमें सिर्फ 2 लॉब्स बने होते हैं, 2 खाने होते हैं।
जबकि जो हमारा राइट वाला लंग होता है उसके अंदर 3 लॉब्स होते हैं और वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा क्यों होता है? क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पर थोड़ा हमारे जो हार्ट है हमारा मिडल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है, तो हमारे हार्ट की मौजूदगी की वजह से हमारा जो लेफ्ट वाला लंग है वो भी थोड़ा साइज़ में छोटा होता है और उसमें 2 खाने होते हैं, जबकि हमारा जो राइट लंग है वो साइज़ में बड़ा होता है और उसमें 3 लॉब्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे लंग्स होते कैसे हैं? लंग्स आर स्पंजी। स्पंजी किसे कहते हैं? बिल्कुल जैसे घर में हमारा स्कॉच ब्राइट नहीं होता जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, वो कितना सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितने ज़्यादा होल्स होते हैं और कितना पोरस पोरस यानी उसी को बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं, बहुत ज़्यादा होल्स होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है। और वो क्यों इतना सॉफ्ट होता है? क्योंकि उसके अंदर एयर और हवा के आने जाने के रास्ते बिल्कुल होते हैं और उसकी वजह से वो सॉफ्ट रहता है। ठीक है, ये आपके लंग्स भी स्पंजी होते हैं, स्पंज की तरह, और इलास्टिक होते हैं, यानी उनमें लचक होती है। और क्यों होती है वो पीछे हमने पढ़ लिया है। एंड ऑल्सो हैव ब्लड वेजल्स, और लंग्स में भी हमारी ब्लड वेजल्स होती है, ज़ाहिर है कुछ के बारे में हमने पढ़ लिया है। एल्वेलाई में भी आपकी ब्लड वेजल्स मौजूद होती है जिसके जरिए आपकी पूरी एयर की डिफ्यूजन होती है फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड ब्लड टू लंग्स। ईच लंग इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। अब आप डायग्राम में देख सकते हो, आपकी जो एक लंग है, आपके जो दोनों लंग्स है ना, तो अगर एक लंग्स की बात करें, एक लंग की बात करें, तो हर लंग डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है ना, ये हमने अब लंग्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बाहर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, कि अब आपके जो लंग्स है ना, हर लंग्स आपके डबल मेम्ब्रेन के अंदर बंद हुए हुए होते हैं। हर लंग्स की सराउंडिंग में ये जो आपके लंग्स है ना, ये वाले, अब ये जो आपके लंग्स हैं, इस लंग्स के अराउंड डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं जिससे वो कवर हुए हुए। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेन्स क्या काम करती हैं? ये डबल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन है जिन्होंने आपके लंग्स को घेरा हुआ है, ये भी खाली खाली नहीं है। इन डबल मेम्ब्रेन्स में जो बाहर की तरफ है वो आउटर कहलाती है, जो अंदर की तरफ है वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। और इनके दरमियान हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे लंग्स इलास्टिक होते हैं, तो क्यों? क्योंकि इनके दरमियान बाहर वाली और अंदर वाली, इनसाइड प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द प्लूरल मेम्ब्रेन, बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपके लंग्स इलास्टिक होते हैं, जो आपके लंग्स को, वही बात है कि यहाँ पर भी आपके लंग्स को इलास्टिसिटी, लचक प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेटिंग एजेंट होते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन फ्लूइड प्रेजेंट विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन, वही है कि हमारे जो दोनों मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इनके दरमियान क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है? जो इनको स्मूथनेस यानी कि लचक प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड हेल्पफुल फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जिससे आपके लंग्स एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, एक्सपेंड का मतलब होता है फैल जाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ जाना। तो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या काम करती है? हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन्स हेल्प करती हैं, और उनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो तमाम किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आपकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है और उसके इनसाइड जो फ्लूइड है वो क्या काम करता है? आपके लंग्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, लचक प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपके लंग्स आराम से ईजिली सुकड़ भी जाते हैं और फैल भी जाते हैं ड्यूरिंग हमारी रिस्पायरेशन। जब आप ब्रीथिंग करते हैं ना, हम जब सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, तो उस दौरान हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो ये जो हमारे लंग्स का सिकुड़ना और फैलना है, ये किसकी वजह से हो रहा होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स की वजह से, और उनके अंदर जो फ्लूइड है उनकी वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। तो होप्स हो कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, हर चीज़ समझ में आई होगी, स्टेप वाइज भी, डायग्रामेटिकली भी और डिटेल के साथ भी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, के हमारे अंदर यानी इंसानों में सांस लेने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, ब्रीथिंग कैसे होती है या वेंटिलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।